सेल के बारे में, यानी कि कोशिका। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, जो सेल है, हमने पढ़ा था सेल एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हमारे शरीर की होती है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो बेसिकली बहुत सारी सेलों से मिलकर बना होता है और उन्हीं के द्वारा ही हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो होती है। यानी कि बहुत सारी सेल मिलकर हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करती हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हमें एक लाइन में लिखने के लिए आ जाती है डेफिनेशन सेल की, तो हम क्या कहेंगे? तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोशिका एक कोशिका किसी जीव में एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो कोशिका की हेल्प से संपन्न की जाती है। यानी कि बोल सकते हैं जीव की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। कार्यात्मक इकाई, ठीक है। और सजीव क्रियाएं जो जीव में, यानी कि जीव इन द सेंस जो जीवित है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो, जितने भी जीव हैं जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, जो सांस लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, उनको हम सजीव कहते हैं। उनमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सेल के द्वारा ही और सेल में ही संपन्न होती हैं। जैविक क्रियाएं, ठीक है। ये तो था आपकी डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं क्या है कि जो सेल है उसके ऊपर 3-4 जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए थे। किसी ने उनका नाम दिया था, किसी ने सिद्धांत दिया था। तो हम उनको पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, किसकी नाम लें। तो हम उनको स्टेप में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में सेल का नाम दिया था। कई बार अगर क्वेश्चन आता है तो अगर पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट किसके द्वारा सेल की खोज की गई थी, और सिर्फ रॉबर्ट हुक अगर ऑप्शन में है और कोई अदर साइंटिस्ट है जो सेल से रिलेटेड नहीं है, तो आप बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक द्वारा ही सेल की खोज की गई थी। लेकिन इसके बाद अगर दूसरे देखिए, स्लाइडिन व स्वान, 1838 और 39। अब देखिए, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का नाम दिया गया था और स्लाइडिंग व स्वान के द्वारा एक प्रयोग किया गया था जिसके आधार पर सेल का सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद आते हैं थर्ड, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सजीव कोशिकाओं के बारे में बताया था। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी और इन दोनों साइंटिस्टों के अलावा सिर्फ रॉबर्ट हुक का नाम दिया जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सेल का नाम किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो आप रॉबर्ट हुक टिक करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सेल की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी और आपको ये तीनों दिए जाते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन यानी कि स्लाइडिन और स्वान को टिक करके आएंगे। और एक और इसमें ट्रेजेडी है कि रॉबर्ट हुक हैं, ऐसे ही एक और साइंटिस्ट हैं जो हमारी बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड है, उनका भी नाम रॉबर्ट है। सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा उनका। तो क्या होता है, कई बार हम रॉबर्ट हुक की जगह वो वाले रॉबर्ट टिक कराते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ जो सेल की खोज की गई थी वो बेसिकली रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। आपको ये इंपॉर्टेंट है याद करना। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे ये गलत करके आते हैं, रॉबर्ट हुक की जगह कोई दूसरा रॉबर्ट लगा के आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं स्लाइडिन और स्वान के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो हमारी जो कोशिका है वो हमारे बॉडी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है
और इसमें स्वतः जनन की क्षमता भी होती है। एक कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करती हैं। ये इन्होंने बताया था। ये इनके सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें हैं, लिख लेते हैं। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। थर्ड था इसमें सेल एक स्वतंत्र इकाई है। सेल एक स्वतंत्र इकाई है और बहुत सारे सेल मिलके मिलकर जीव का निर्माण करती है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सेल है उनका अलग अलग बेसिस पे उनका डिवाइडेशन यानी कि वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए यहाँ बोले बहुत सारे सेल, क्योंकि सेल एक स्वतंत्र इकाई है, उसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है, यानी कि स्वतः जनन मतलब वो खुद स्वयं अपने द्वारा ही ग्रोथ कर सकती है, मतलब डिवाइड हो सकती है, मतलब बोलते हैं ना एक सेल से दूसरी सेल बनना, तो सिंगल सेल ऐसे ये काम कर सकती है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं यानी कि मानव जो होते हैं, यानी कि एनिमल्स, बर्ड्स और अपन जैसे मनुष्य, ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं, उनमें क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं वो, उनमें बहुत सारी सेलें मिलकर क्रियाओं को संपन्न करती हैं। इसी आधार पर दो तरीके के जीवों का निर्माण किया गया है, यानी कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और सेकंड है बहुकोशिकीय। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें सिंगल सेल पाई जाती है और बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी सेलें मिलकर जीव का निर्माण करती हैं। इस आधार पर उन्हें बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब जैसे एक कोशिकीय का सिद्धांत जैसे हम बोल सकते हैं अमीबा है। अमीबा सिंगल सेल वो खुद ही डेवलप होता रहता है, लेकिन उसकी जो लाइफ लाइन होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है। अब हम आते हैं जो सेल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बोला था कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारी जो सेल होती है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखिए जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें हमारी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेल को दो भागों में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि न्यूक्लियस के आधार पर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है केंद्रक, जो कि सेल के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको केंद्रक नाम दिया गया है। इसके आधार पर सेल को दो भागों प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूटिक में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? न्यूक्लियस के आधार पर। अब हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव होते क्या हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका फर्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अभाव होता है। इसमें क्या आता है कि हिस्टोन
और वो उसका मतलब क्रोमेटिन जाल यानी कि नहीं बन पाता, तो डीएनए एक सूत्र के रूप में ही प्रोकैरियोटिक सेल में पड़ा रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके कारण किसी भी प्रकार का आवरण इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें हिस्टोन कोटिंग होता है, जिससे क्रोमेटिन का निर्माण होता है और डीएनए अपने फॉर्म में आके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटो न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। और इसमें आवरण भी पाया जाता है, न्यूक्लियस के आसपास जो आवरण होता है वो इसमें पाया जाता है। ये तो हो गए बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब हम इसको पढ़ते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम से आपको एकदम क्लियर याद हो जाएगा कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है। देखिए, ये है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए, हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस का अभाव रहता है, तो इसमें सिर्फ आपके इसमें आपका राइबोसोम पाया जाता है। आपका ये जो पार्ट है इतना, ये साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। ये आपकी सेल वॉल है। ठीक है, न्यूक्लियोइड होता है इसमें, डीएनए पाया जाता है, ये सब चीजें इसमें पाई जाती है। ये आपके राइबोसोम है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इतनी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि मैं दोनों डायग्राम इसलिए आपको बना के बता रही हूँ, क्योंकि कई बार मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि कौन सी में क्या पाया जाता है। डायग्राम से हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती हैं। इसमें सबसे पहले तो आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे आपके ठीक है, ये होते हैं आपके अब देखिए, इसमें हम समझ लेते हैं कि इसके ऊपर आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये राइबोसोम लगे रहते हैं। तो ये है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहते हैं आपका अंतःप्रदब्बी जालिका।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, ये होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ये होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये आपकी गोल्गी बॉडी होती है। ये आपके लाइसोसोम होते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है। इसमें ही आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो बाहर पाया जाता है केंद्रक और सेल वॉल के बीच उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए आपको साफ समझ में आ रहा हो तो क्या क्या डिफरेंस यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम कुछ और डिफरेंस है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, यानी कि डीएनए के यूकैरियोट्स में 80s प्रकार का पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में 70s प्रकार का पाया जाता है। इसके हम बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।